आज हम मुगलों की दक्षिण नीति के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि मुगलों की किस प्रकार से राजपूत नीति रही और क्या क्या उन्होंने अपने रणनीति बनाई थी, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आज हम दक्षिण नीति उनकी क्या रही, उत्तर भारत में तो ये मुगल वंश स्थापित था ही, तो उन्होंने दक्षिण भारत की ओर भी अपना रुख किया और दक्षिण में जो महाशक्तियाँ थी या जो मजबूत राज्य थे उन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। तो मुगलों ने, जैसा कि बाबर और हुमायूं को तो विशेष ज़्यादा समय नहीं प्राप्त हो पाया था और उन्होंने दक्षिण की तरफ ज़्यादा रुख नहीं कर पाए, ना उन्होंने किया, लेकिन अकबर ने जब अपना शासन मजबूती के साथ स्थापित किया तो उन्होंने दक्षिण भारत की ओर विशेष ध्यान दिया। उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता, ये तो भारत में पहले से देखने को मिलता है कि भारत में उत्तर और दक्षिण भारत में सांस्कृतिक एकता का आदान प्रदान सदैव से होता है और ऐसा मुगल काल में भी देखने को मिलता है। अकबर से पूर्व की स्थिति, तो अकबर से पूर्व की स्थिति ये हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में 15वीं सदी के अंत तक बहमनी राज्य बिखरने लगा था, जो बाद में टूट जाता है और उसके बाद जैसे कलीमुल्ला के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है बहमनी राज्य का, और वह राज्य अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर 5 भागों में विभाजित हो जाता है। और ये जब ये 5 भागों में विभाजित होता है तो ये फिर शक्तियाँ मुगलों के लिए सिरदर्द बनती हैं और किस प्रकार फिर अकबर इन शक्तियों से लुभा लेता है और इन पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इन पर मुगलों का अधिकार होता है। तो अकबर की दक्षिण नीति में सबसे पहले हम देखते हैं खानदेश की विजय। अकबर की खानदेश पर किस प्रकार विजय, तो 1591 ईस्वी में अकबर राजदूत मंडल खानदेश भेजता है और मंडल के समझाने पर वहां का शासक अली खां ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अली खां के बाद मीरन जो उसका पुत्र शासक बनता है तो वह एक विद्रोह की स्थिति पैदा कर देता है। वह पूर्व की सारी बातों को नकारने लगता है। तो बाद में पुनः मुगल सेना खानदेश भेजी जाती है, तो खानदेश में जाकर वह वहाँ घेर डालती है और बाद में 1600 ईस्वी में मीरन के साथ मुगल पक्ष का समझौता होता है और 17 जनवरी 1601 ईस्वी में अकबर ने फिर असीरगढ़ के किले पर भी अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार खानदेश की विजय के बाद असीरगढ़ का जो दुर्ग था, विशाल दुर्ग, उस पर भी अकबर का आधिपत्य स्थापित होता है। तो दक्षिण नीति के अंतर्गत अकबर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखने को मिलती है खानदेश विजय। अहमदनगर की विजय, तो अहमदनगर पर अभी शासन का जो कार्यभार देख रही थी वो थी चांद बीबी। चांद बीबी अली आदिल शाह की विधवा थी। तो जब अली आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है तो चांद बीबी वहाँ का राजकाज देखने लगती हैं। तो 18 दिसंबर 1595 ईस्वी को मुगलों ने अहमदनगर का घेरा डाल देते हैं और चांद बीबी के साथ उनका समझौता भी हो जाता है, किंतु यह समझौता अल्पकालीन सिद्ध होता है, लंबे समय तक यह समझौता नहीं रहता है और पुनः संघर्ष मुगल सेना और चांद बीबी के मध्य यानी अहमदनगर राज्य के मध्य प्रारंभ हो जाता है और बाद में बहुत से प्रयास या संघर्ष के अंतर्गत 1600 ईस्वी में चांद बीबी की हत्या कर दी जाती है और मुगलों का दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार अहमदनगर की विजय भी अकबर की एक दक्षिण भारत में
बहुत बड़ी विजय मानी जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं जहांगीर की दक्षिण नीति। तो जहांगीर को भी शासन के दौरान यह सदैव चिंता रहती थी कि बहुत से जो क्षेत्र हैं जो मुगल शासन के अधीन रहे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते जा रहे हैं और वो जिससे कि मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत मतलब कम हो रहा है। तो इसी उद्देश्य की दृष्टि से जहांगीर ने अपने समय में दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अग्रसर रहे। मलिक अंबर ने वो प्रदेश लौटा दिए जो उसने अपने अधिकार में ले लिए थे। जहांगीर ने प्रसन्न होकर जब खुर्रम को दक्षिण भारत में भेजा जाता है तो दक्षिण में जो मलिक अंबर है वो बाद में उसमें टेक देता है और मुगल सेना से समझौता करते हुए वो प्रदेश जहांगीर को लौटा देता है मलिक अंबर जो उसने अधिकार में ले लिए थे। और जहांगीर जब देखता है कि खुर्रम की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने मलिक अंबर को संधि करने के लिए विवश कर दिया, तो वह खुर्रम यानी शाहजहां को प्रसन्न होकर 20,000 सवार और 30,000 जात का मनसब देता है और गुजरात की सूबेदारी भी शाहजहां को दी जाती है और शाहजहां मतलब खुर्रम को शाहजहां की उपाधि भी प्रदान करता। तो यह शाहजहां के लिए बहुत बड़ी यानी खुर्रम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उसे 20,000 सवार 30,000 जात मनसब किया गया, गुजरात की सूबेदारी मिली और शाहजहां की उसे उपाधि भी दी गई। खुर्रम के प्रयासों से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के साथ मुगलों की संधि संभव हो पाई थी। और जहांगीर को तो वैसे भी समय कम मिल पाता था, लेकिन खुर्रम ने अपने पिता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की क्योंकि जहांगीर की कुछ अपनी स्वभाव या चारित्रिक समस्याएं बनी हुई थी तो वो ज़्यादा कहीं युद्ध में भाग उन्होंने शुरू से ही कम लिया, लेकिन बाद में खुर्रम ने उनके कार्यों को पूरा कर किया जिससे जहांगीर काफ़ी प्रसन्न हुआ। शाहजहां की दक्षिण नीति। अब शाहजहां जो कि खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठता है जहांगीर के बाद और विभिन्न परेशानियों को झेलते हुए, नूरजहां के विरोध को झेलते हुए वह शासक बनने में सफल होता है। हालांकि उसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। खुर्रम का विद्रोह के रूप में देखा खुर्रम ने किस प्रकार से जब वह विद्रोह करता है तो उसे राजपूत भी अपना समर्थन देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए और आसफ खां की सहायता से वह अपने इस मुगल सत्ता को प्राप्त करने में सफल होता है। तो वह भी दक्षिण नीति की तरफ अपना ध्यान लगाता है जिसमें अहमदनगर तो 1626 ईस्वी में योग्य प्रधानमंत्री मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है और अहमदनगर में क्या हो जाता है, अराजकता फैल जाती है। आजम खां को दक्षिण की ओर भेजा जाता है किंतु उसको सफलता नहीं मिलती है, पर वह स्वयं शाहजहां दक्षिण की ओर जाता है और अहमदनगर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से मुगलों की जो घेरा डाला जाता है जिससे कि अहमदनगर संधि के लिए तैयार हो जाता है। मुगलों की फतेह खां पुत्र अब्दुल रसूल उनको मुगल दरबार में भेज देता है। तो मुगलों अधीनता स्वीकार करके वहाँ का जो सुल्तान था वह फतेह खां जो वो पुत्र अब्दुल रसूल को मुगल दरबार में भेज देता है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि शाहजहां के लिए थी कि एक तो संधि मतलब अधीनता स्वीकार की, खुतबा पढ़वाना शुरू किया और सिक्कों में नाम भी अंकित कराने शुरू किए और पुत्र अब्दुल रसूल को भी मुगल दरबार में भेज दिया। अच्छी बात, तो यह शाहजहां के लिए थी। गोलकुंडा, तो गोलकुंडा शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह उदार विचारक था, मतलब उदार शिया विचार मतलब शिया धर्म को मानने वाला और
विचारों से उदार, लेकिन यहाँ शाहजहाँ कट्टर सुन्नी, तो वह उसको मतलब कुछ बात खटकती थी। वह शिया विचारधारा को मानता था। कौन? शाह शब्द अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1636 ईस्वी में दोनों के मध्य संधि हो जाती है, क्योंकि विचारधारा में कोई विशेष टकराव नहीं। शाहजहाँ, और यह संधि में ये बात रखी जाती है कि वह अपने राज्य में शाहजहाँ के नाम का खुतबा पढ़वाएगा, सिक्कों पर भी शाहजहाँ का नाम उत्कीर्ण कराया जाएगा। तो यह बात कुतुब शाह मान लेता है। नवंबर 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया जाता है, और शाहजहाँ की दक्षिण विजयों में औरंगजेब की भी विशेष भूमिका मानी जाती है कि औरंगजेब को दक्षिण की स्थिति से बहुत अधिक मतलब जानकारी रखता था और अवगत था। तो गोलकुंडा विजय से शाहजहाँ की जो प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। बीजापुर, मोहम्मद आदिल शाह के बाद पुत्र अली आदिल शाह सुल्तान बना, और 1657 ईस्वी में बीजापुर की सेना को पराजित कर औरंगजेब बीजापुर की शक्ति को नष्ट करने ही वाला था। यानी यहाँ बीजापुर में औरंगजेब ने काफ़ी सफलता प्राप्त की, और वह ये चाहता था औरंगजेब कि बीजापुर की शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। लेकिन उसी समय क्या होता है, उत्तर भारत में एक उत्तराधिकार का संघर्ष की स्थिति, दूसरा शाहजहाँ की स्वास्थ्य में भी गिरावट, तो वह अपने पुत्र औरंगजेब को युद्ध बंद करके वापस लौटने का आदेश दे देता है, और औरंगजेब यही करता है, और बीजापुर पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित होता है। लेकिन शक्ति जो थी बीजापुर की, वो पूर्ण रूप से औरंगजेब नष्ट नहीं कर पाता है। औरंगजेब अब जब शासक बनता है तो वह भी दक्षिण की तरफ अपना, जो कि दक्षिण भारत की स्थिति के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी थी, और उसका एक अधूरा कार्य था, बीजापुर की शक्ति को नष्ट नहीं कर पाया था, तो उसके मन में ये लालसा होती है कि क्यों ना वो अधूरे कार्य को पूरा किया जाए। तो बीजापुर का विनाश 24 नवंबर 1672 ईस्वी में सुल्तान अली आदिल शाह की मृत्यु के बाद उसका 4 वर्षीय पुत्र सिकंदर आदिल शाह गद्दी पर बैठता है, और 3 अप्रैल 1700 ईस्वी में बीजापुर को मुगल राज्य में मिला लिया जाता है विभिन्न संघर्षों के बाद। तो इस प्रकार 1700 ईस्वी में बीजापुर को मुगल राज्य में मिला लिया गया, और बीजापुर की शक्ति को पूर्ण रूप से औरंगजेब ने नष्ट करवा दिया। गोलकुंडा का पतन 2 अक्टूबर 1687 ईस्वी में मुगलों की यहाँ पर विजय प्राप्त होती है, और गोलकुंडा राज्य पर भी मुगलों का अधिकार स्थापित होता है। तो इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर का विनाश और गोलकुंडा का पतन, यानी गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मुगल मराठा संघर्ष, तो मुगल मराठा संघर्ष एक लंबे समय तक चलते हैं, जो कि मुगलों के लिए पतन का कारण माने जा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक मुगलों के साथ संघर्ष करना एक तरह से औरंगजेब की सबसे बड़ी भयानक भूल थी, और वह न मराठों को पराजित कर पाया और अपनी अपार धन संपदा शाही राज को सब खाली कर दिया, और इससे मुगल वंश की जो नींव थी वो खोखली होती गई, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत अंतर था। दक्षिण का पठारी भाग जबकि उत्तर में मैदानी भाग, तो उत्तर भारत की मैदान में लड़ने वाली सेना दक्षिण में पठारी भागों में लड़ने में अक्षम रही, और एक निरंतर लंबे समय तक युद्ध में भाग लेने के कारण अपार धन संपदा का विनाश हुआ, और दक्षिण में मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा मुगलों सेना को पराजित करने में मतलब आसानी से पराजित करने में सफल रहे। तो मुगल मराठा संघर्ष एक तरह से मुगल वंश की जो पतन और की नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। औरंगजेब की असफलता के कारण तो ये थे कि औरंगजेब ने जो मराठों का दमन करने या मराठों को नष्ट करने की जो दृढ़ संकल्प कर रखा था वो गलत। दूसरा,
दक्षिण भारत की स्थिति यानी भौगोलिक क्षेत्र ही में भिन्नता, दक्षिण का पठारी भाग जहाँ पर मुगल सेना आसानी से नहीं लड़ पा रही थी, जबकि मराठा सेना अपनी छापामारी युद्ध पद्धति के द्वारा मुगलों के दांत खट्टे किए हुए थी। इसके अतिरिक्त राजपूत जो सरदार थे वो भी अपने लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण वो पूरे मनोयोग से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। और इधर औरंगजेब की जो अवस्था भी काफ़ी वृद्धावस्था में पहुंच गया था और औरंगजेब का जो संकालु दृष्टिकोण और अविश्वास की जो उसकी विचारधारा थी वो भी उसके पतन और उसकी असफलता का कारण बनी। तो आज हमने मुगलों की दक्षिण नीति में अकबर के पूर्व की स्थिति, अकबर की दक्षिण नीति में खानदेश की विजय, अहमदनगर विजय, और जहांगीर की दक्षिण नीति में किस प्रकार से वह खुर्रम अपने पुत्र की सहायता से दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित करता है, शाहजहां की दक्षिण नीति में अहमदनगर और गोलकुंडा और बीजापुर, यहाँ उसने किस प्रकार से अपना अधिकार स्थापित किया। औरंगजेब की दक्षिण नीति में बीजापुर का विनाश, गोलकुंडा का पतन और मुगल मराठा संघर्ष और औरंगजेब की असफलता के कारणों के बारे में जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, हाँ आ रहे